integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पैक्शन की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्पैक्शन पार्ट 1 पढ़ा था। आज मैंने आप लोग कल लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस किस पे कॉम्पैक्शन अफेक्ट करता है। देखो, कल लास्ट क्लास में कई बच्चों ने बोला कि सर आपने वो फोटो नहीं डाला कॉम्पैक्शन वाले अपने इक्विपमेंट का, तो इक्विपमेंट का फोटो आपको दिख रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इक्विपमेंट इसका, इसलिए मैंने डाला नहीं था। और जो कुछ है साफ फोटो है, काफी साफ फोटो, देखो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, इसलिए मैं हट जाता हूँ साइड में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। किसकी बात करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। देखो, कॉम्पैक्शन से एक आध सवाल तो आता ही है। कॉम्पैक्शन से क्या कह रहा हूं मैं, एक आध सवाल तो आता ही है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर कंटेंट की। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी एक कुछ पानी मिलाते हैं, उसके बाद हम लोगों ने वो 6-7 पढ़ा था, ग्राफ बनाया था, पानी लगातार इंक्रीज कर रहे थे, तो ड्राई डेंसिटी क्या हो रही थी, लगातार इंक्रीज हो रही थी। मैंने आपको एक और चीज बताई था कि कॉम्पैक्शन में ड्राई डेंसिटी हम निकालते जरूर है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल क्या है, ड्राई है। सॉइल ड्राई नहीं होती, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ड्राई डेंसिटी उसकी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फील्ड में वही चीज अप्लाई करनी होती है कि कितना पानी मिलाने पे हमें कितनी डेंसिटी अचीव हो जाएगी। और वो किस लिए जरूरी होता है? क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जमीन पे, बनाएंगे तो जमीन पे अगर कुछ कॉम्पैक्शन वगैरह नहीं करा तो सेटल डाउन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हवा काफी ज्यादा होती है, हवा लोड ले नहीं पाती तो हवा निकल जाएगी। अगर हवा निकल जाएगी तो स्ट्रक्चर सेटल डाउन हो जाए। तो वो सेटल डाउन ना हो स्ट्रक्चर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करके सॉइल में से पहले ही अपनी जितनी भी हवा होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये था कॉम्पैक्शन की बात। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट कैसे। तो देखो, हमने शुरुआत में क्या वाटर कंटेंट बढ़ाया तो ड्राई डेंसिटी बढ़ी, धीमे धीमे फिर और बढ़ाया तो और बढ़ी। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि वाटर कंटेंट बढ़ाने पे ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लग गई थी। ये हमने ग्राफ से देखा था, ऐसा ग्राफ बनाया था किसमें, वाटर कंटेंट में, और ड्राई डेंसिटी में ऐसे ग्राफ बनाया था। तो अपना ग्राफ क्या आया था, ऐसा आया था। तो ऐसे डिक्रीज होने लग गया था। इस पॉइंट पे अपना क्या था, एमडीडी, और यहाँ पर क्या था, ओएमसी, और यहाँ पे एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये अपन ने देखा था। तो अब ऐसा क्या कारण है कि शुरुआत में पानी बढ़ाने के साथ साथ क्या है कि वाटर कंटेंट बढ़ाने के साथ साथ ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है और बाद में क्या हुआ, घटने लग गया। तो मैंने आपको वैसे कल लास्ट लेक्चर में बताया, तो फिर बता दो। अब क्या होता है कॉम्पैक्शन, क्या होता है, पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट या रीओरिएंटेशन कहते हैं। जो पार्टिकल पहले क्या होते हैं, वॉइड्स ज्यादा होने के कारण दूर दूर होते, उन पार्टिकल का वापस से क्या होता है, रीअरेंजमेंट या रीओरिएंटेशन। शुरुआत में जब पानी कम होता है ना, तो वो क्या होता है, दूर दूर होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगता है, पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो नजदीक आ नहीं पाते। फिर क्या होता है, जैसे जैसे पानी हम लोग ऐड करते जाते हैं, तो वो क्या, पानी किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन की वजह से क्या होगा, हर एक सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ धीमे धीमे क्या हो जाएगा, वाटर की फिल्म बन जाएगी। वो वाटर की फिल्म से क्या होगा, पार्टिकल्स आसानी से एक दूसरे के ऊपर रोल करके एक दूसरे के पास में आ सकते हैं, रीओरिएंट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब फुली रीओरिएंटेशन हो गया पार्टिकल्स का। अब क्या, अपना वॉल्यूम जो है मोल्ड का वो फिक्स है, या सॉइल का वॉल्यूम भी, सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। फिर अगर हम और पानी ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, सॉइल कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच गई लगभग। अब सैचुरेशन स्टेट में पहुंचने के बाद अगर हमने पानी और मिल रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा। पहले क्या था, कम था, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड वापस से इंक्रीज होने लग जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, अपना वापस से वाटर ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाएगा वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब क्या होएगा, तो अगर वॉल्यूम फिक्स होएगा तो वाटर कंटेंट क्या करेगा, किसको रिप्लेस करने लग जाएगा, सॉइल सॉलिड्स को। शुरुआत में तो वो हवा को रिप्लेस कर रहा है, जब तक बढ़ रहा है तब तक हवा को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन अगर कंप्लीट हवा रिप्लेस हो गई और पानी और ऐड करा तो किसको रिप्लेस करेगा भाई, जो वहां पे है उसी को रिप्लेस करेगा। वहां पे पहले से कौन है, सॉइल सॉलिड्स। तो हमें क्या पता चला कि शुरुआत में वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी अप टू अ सर्टेन पॉइंट। आफ्टर दैट up to a certain point which is known as optimum moisture content, after that with increase in water content the maximum dry density will go on decrease। बस ये लिखना है। ये पूछ लेते हैं कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर लुब्रिकेशन इफेक्ट होगा और यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स को रिमूव करने लग जाता है। तो ये हो गया अपने वाटर कंटेंट की वजह से। ठीक है, अपन ने पढ़ा था। फिर सेकंड है इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, या फिर कह सकते हैं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। सेकंड पॉइंट क्या अपना, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट से मतलब है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कॉम्पैक्टिव एफर्ट। कॉम्पैक्टिव
एफर्ट। हम लोगों ने देखा था कि भाई ऐसा अपने पास क्या दो कर्व बने थे, एक कर्व तो बना था, ये मान लो अगर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से था तो अपने जब हमने एमडीटी करा था तो लास्ट क्लास तो अपने क्या आया था, कर्व कुछ ऐसा आया था, ऐसा कुछ आया था इतना। तो इसमें क्या आया था, एमडीटी और ओएमसी अपने क्या आ गया था, एमडीटी तो बढ़ गया था और ओएमसी क्या हो गया था, घट गया था। ठीक है, ओएमसी 2 आ गया था और इधर एमडीटी 2 आ गया था। किसके कारण, हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ब्लोज कितने रखे थे, 75। ठीक है भाई, 3 लेयर में हर एक लेयर को 25 बार करा था तो 75। यहाँ थी 5 लेयर और हर एक को 25 बार करा तो 125। यहाँ पे जो हैमर था, मैं लाइट कॉम्पैक्शन की बात कर रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हैमर का वेट था 2.6 kg, यहाँ पे हो गया 4.9 kg। तो इनकी वजह से क्या हुआ, कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ गया। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है और ड्राई डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज कर दिया हमने जोर ज्यादा लगाया। किसी भी चीज पे ज्यादा जोर लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसकी एमडीटी इंक्रीज हो जाएगी और ओएमसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि कम पानी पे हमको ज्यादा ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारा कॉम्पैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग या तो ऐसे समझ सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे कर्व भी बना सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ ब्लोज 5 होंगे तो ऐसा होगा, मान लो 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, ऐसे 10 ब्लोज, 15 ब्लोज, 20 ब्लोज और ये जैसे 25। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ाते जाएंगे ओएमसी डिक्रीज होता रहेगा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया पॉइंट 2। बस आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं। फिर आता है मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, अब मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन से क्या मतलब है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन से क्या मतलब है कि हम लोग कॉम्पैक्शन कर कैसे रहे। कॉम्पैक्शन कर कैसे रहे मतलब है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, इक्विपमेंट जो है, अब ये फील्ड की बात हो रही है ना, अब ये क्या हो रहा है, फील्ड की बात हो रही है, ग्राउंड की बात हो रही है, ना कि लैब की। अब ग्राउंड में हम लोग जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो हमारे पास अलग अलग कॉम्पैक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स के अलग अलग रोलर्स देखे हैं, रैमर्स होते हैं, वाइब्रेटर्स होते हैं, तो उनसे कॉम्पैक्शन करते हैं तो उनसे सबसे क्या आता है, अलग अलग आता है। क्यों, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन का क्या मतलब है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन का मतलब है हम लोग वो जो इक्विपमेंट है उसको कितनी देर तक सॉइल से कॉम्पैक्ट करा रहे हैं। जैसे देखो कॉम्पैक्टिंग इनमें क्या है कि कॉम्पैक्ट जो जिससे कॉम्पैक्ट हो रहा है, एक्चुअली जो फाइनल जो टच हो रहा है सॉइल के, वो कॉम्पैक्टिंग, उसको कह सकते हैं कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट। तो एक तो डिपेंड करता है कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट, फिर हो गया कितने टाइम तक उसमें टच है, ठीक है, टाइम ऑफ कांटेक्ट हो गया, और एक हो गया कि कितना एरिया उससे कांटेक्ट में है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। इन सब पे डिपेंड करता है। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट कैसा है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है सॉइल के साथ, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है सॉइल के साथ, कितना एरिया उस कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट का कांटेक्ट में है। ठीक है, इन सब चीजों पे तो अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रोलर्स। क्या होता है रोलर्स। अब रोलर्स जो होते हैं कहाँ काम में लेते हैं, रोलर्स कई तरह के होते हैं। रोलर्स होते हैं जनरली जिनके टायर लगे होते हैं, जो रोल करते हैं। तो रोलर्स होते हैं जनरली 3 तरह के। सबसे पहला है स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ व्हील रोलर। अब स्मूथ व्हील रोलर आपको डायग्राम में दिख रहा है कैसा होता है, आप लोगों ने देखा ही है। बुलडोजर, आप इनको क्या बोलते हो, रोलर ही बोलते हैं। हाँ, रोड पे चलता रहता है वो खट्टा मीठा वाला सीन जो रोलर वाला था, ये वही वाला रोलर है, स्मूथ व्हील्ड रोलर। अब ये स्मूथ व्हील्ड रोलर काम कैसे करता है, ये इसका देखो एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, जो इन कांटेक्ट विद सॉइल है, काफी ज्यादा एरिया, और टाइम ऑफ कांटेक्ट भी काफी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत स्लो होती है। तो हम इसको धीमे धीमे ये चलता है, तो रोड पे जब मतलब किसी भी ग्राउंड पर अगर धीमे धीमे ये चलेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। और कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ व्हील जो है उसका कॉम्पैक्टिंग एलिमेंट है। आगे देखो कि काफी बड़ा टायर होता है, पीछे क्या होता है, छोटा टायर होता है। ठीक है, तो ये अपना है स्मूथ व्हील रोलर। अब ये काम कहाँ आता है, अब ये काम आता है, देखो जनरली इस पे पूछेगा स्मूथ व्हील, ये नहीं पूछेगा रोलर्स कितने टाइप के होते हैं, वो पूछता है स्मूथ व्हील रोलर कहाँ काम आता है। ये आता है अपने कोर्स ग्रेन सॉइल, या फिर लिख सकते हैं क्रस्ड स्टोन्स या ग्रेवल्स, इनके लिए काम आता है। ठीक है, इनकी जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि ग्रेवल या सैंड है, तो हम लोग कौन सा काम में लेंगे, स्मूथ व्हील रोलर। फिर आता है अपने सीप फुट रोलर। सेकंड जो आता है सीप फुट रोलर, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कि कैसा होता है सीप फुट रोलर। अब देखो इसके जो टायर है, आप लोग देखो कि टायर कैसे है इसके, ऐसे
अब ये ऐसे ऐसे टायर है ना, तो ये जनरली अपने होता है क्ले सॉइल के लिए काम का। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, जब ये कॉम्पैक्ट होगा ना, जो भी होगा तो ये बीच बीच में सॉइल के अंदर जाता रहेगा। अब क्ले सॉइल होती है ना, जनरली क्या होता है, उनके बीच में कोहेशन होता है। कोहेशन की वजह से एयर आसानी से अंदर से बाहर नहीं पहुंच पाती और वॉइड रेशियो भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या होगा, बार बार उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर से हवा को बाहर निकालेगा। क्या करेगा, ये बार बार अंदर जाएगा और अंदर से हवा को बाहर निकालेगा। इसलिए हमें वहां पर चाहिए स्मूथ व्हील भी वहां काम करेगा, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से नहीं करेगा जितना बेहतरीन तरीके से ये शीप फुट रोलर काम करता है। तो किसके लिए काम का हो गया, कोहेसिव सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल्स। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। फिर तीसरा आता है न्यूमेटिक टाइप रोलर। न्यूमेटिक टाइप या टायर रोलर, ये भी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कैसा होता है, साइड में इमेज में दिख रहा है। तो ये वाला जो होता है अपने दोनों ही तरह की सॉइल्स के लिए काम का है। ठीक है, दोनों ही तरह के सॉइल के लिए काम का है। सुटेबल फॉर ऑल सॉइल, सुटेबल फॉर ऑल सॉइल्स। क्यों? क्योंकि इसके देखो, इसमें जो होता है ना, अब देखो पहला वाला जो स्मूथ व्हील रोलर है, ये किस पे काम करता है, ये लोड पे। जितना ज्यादा लोड लगेगा उसके हिसाब से, जितना ज्यादा लोड लगेगा तो कॉम्पैक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब एक्शन हम लोग कह सकते हैं प्रेशर की वजह से, ये प्रेशर की वजह से होता है। ये जो होता है नीडिंग, इसको क्या बोलते हैं, नीडिंग एक्शन। जैसे आटा गूंथते हैं, देखा है कि अपन हाथों से ऐसे ऐसे, मम्मी हाथों से गूंथती, तो वो उसको बोलते हैं नीडिंग एक्शन से। और ये जो न्यूमेटिक टाइप रोलर है ना, इसमें दोनों ही एक्शन होते हैं, बोथ एक्शन। इसलिए ये सभी तरह के सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। बोथ एक्शन यानी कि प्रेशर से भी और नीडिंग से भी हम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेटिक टाइप रोलर। अब ये तो रोलर्स तो खत्म हो गए। अब देखो कौन सा कहाँ काम आता है। चलो ये तो हमने देख लिया। तो अगर रोड कंस्ट्रक्शन होगा, तो रोड कंस्ट्रक्शन जनरली हमारे रोड में जो सॉइल हम लोग लगाते हैं, ग्रेवल्स लगाते हैं, सबसे नीचे देखा होगा पत्थर या रोड ही बिछाते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन में इसको काम में लेते हैं। अब ये शीप फुट रोलर कहाँ काम में लेंगे। अब हम लोगों ने अर्दन डैम सुना है। अर्दन डैम मैंने बात करी थी कि अर्दन डैम, पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना हो तो अब सुन लो। अर्दन डैम क्या होता है कि मिट्टी का बना हुआ होता है पूरा का पूरा डैम। ठीक है, उसके बीच में ये पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ। अब इसके बीच में जो होता है एक ऐसी लेयर होती है सॉइल की, जिससे पानी बिल्कुल पास नहीं होता। जिससे पानी क्या होता है, बिल्कुल भी पास नहीं होता। क्यों? अगर ये अप स्ट्रीम मान लो और ये मान लो डाउन स्ट्रीम, अगर पानी इसके डैम के बीच में से पास होने लग गया तो फिर डैम का मतलब क्या, डैम फेल हो जाएगा। तो बीच में ऐसा इम्परवियस कोर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परवियस कोर। यानी कि बिल्कुल भी इसमें से पानी ना तो पास होगा, ना इसके अंदर पानी रुक सकता है, तो पानी आएगा ही नहीं मतलब। तो इस इम्परवियस कोर को हम लोग जनरली जब बनाते हैं अर्दन डैम में, तो हम लोग शीप फुट रोलर का काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉइल होती है ना, वो क्ले होती है। और क्ले में भी कौन सा जनरली जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो सोडियम क्ले बोलते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्ले अर्दन डैम में इम्परवियस कोर किसकी बनी होती है, तो सोडियम क्ले की। ठीक है, तो वहां पर हम लोग काम में लेते हैं। तो कोर ऑफ अर्दन डैम बनाना, इसको इम्परवियस कोर को कभी कभी कोर भी बोलते थे। तो कोर ऑफ अर्दन डैम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग कौन सा काम में लेते हैं, अपने शीप फुट रोलर। ठीक है, और न्यूमेटिक तो हम लोग कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब फिर भी अगर प्रेफरेंस पूछ लेना तो प्रीफर तो हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं, ग्रेवल्स के लिए ये है। ठीक है, बाकी प्रीफर इसको भी हम लोग कोहेसिव सॉइल्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब इसको जहां पर, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मतलब ये जो है स्मूथ व्हील रोलर, इसका क्या लोड फिक्स है, उससे ज्यादा लोड तो लगेगा नहीं उस पर। तो लेकिन इसमें लोड हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से। मान लो कहीं पे कम कॉम्पैक्शन करना है, कहीं पे ज्यादा करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या है, लोड चेंज कर सकते हैं। अब अगर लोड चेंज कर सकते हैं तो ये इसको हम लोग कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। जैसे एयरफील्ड हो गया या कोई भी हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो हर जगह इसको काम में लिया जा सकता है। मेनली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वहां पर हम लोग न्यूमेटिक टायर रोलर को काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में कि अगर रोलर्स हैं, अगर रोलर्स नहीं होके रोलर्स की जगह आ गया मान लो रैमर्स। क्या आ गया, ये मान लो बड़ा ये था, तो ये अब आ गया भी रैमर्स। अब रैमर्स आप लोगों को दिख रहा है, अब होते कुछ नहीं है, हथौड़े जैसे होते हैं ना, डायग्राम में आपको अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इनका ये हथौड़े जैसे ही होते हैं। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, उठाते हैं किसी हाइट तक, फिर फ्री फॉल आता है, फिर उठाते हैं, फिर फ्री फॉल होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। इसको लिफ्ट करेंगे, फिर फ्री फॉल, फिर लिफ्ट करेंगे, फिर फ्री फॉल। तो ये जनरली ये किस पे काम करता है, ये वाइब्रेशन पे काम करता है।
किस पे, वाइब्रेशन पे, वाइब्रेशन पे, या फिर हम लोग कह सकते हैं अपने क्या कहते हैं इसको, डायनेमिक एक्शन पे, डायनेमिक या इम्पैक्ट लोडिंग पे काम करता है। लोड चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट की वजह से लोड लग रहा है, तो ये इस पे काम करता है, ठीक है। प्रेशर पे काम नहीं करता, ये किस पे करता है, डायनेमिक या इम्पैक्ट लोडिंग पे। अब ऐसा रैमर हम लोग कहाँ काम में लेंगे, जहां हम लोग भाई रोलर्स नहीं ले जा सकते। अब ये रैमर है ना, इसमें क्या होता है, इसको हम भारी भी बना सकते हैं। अब आजकल क्या मशीनरी इंप्रूवमेंट होगी, तो कंप्यूटराइज सिस्टम से इसमें भी हम लोग प्रेशर वगैरह लगा सकते हैं एक्स्ट्रा से। तो अब ऐसी जगह काम में लेंगे जहां पर ये रोलर्स नहीं जा सकते, यानी कि कन्फाइंड एरियाज में। क्या कह रहा हूं मैं, कन्फाइंड एरियाज में, जहां पर जगह, यानी कि जैसे कोई संकरी गलियां हो गई या ऐसी कोई जगह जहां पर ये रोलर्स वगैरह नहीं जा सकते, तो वहां पर हम लोग काम में इसको लेंगे कन्फाइंड एरियाज में। जैसे कह सकते हैं कन्फाइंड एरियाज, कोई वेल है, डीप बेसमेंट वेल है, डीप बेसमेंट वेल, यानी कि बेसमेंट के अंदर तो क्या है कि रोलर को ले जा नहीं सकते। अब लेके चले गए बेसमेंट में, वापस कौन निकालेगा, उसके पहले से ही भारी होता है। या फिर ऑयल वेल्स में, डीप बेसमेंट या ऑयल वेल्स में हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, तो किससे करते हैं, रैमर से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं ना मैं, मेनली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और कौन किसके लिए एप्लीकेबल है और कैसा एक्शन होता है उसका, तो याद रखना है। तो स्मूथ फील्ड का प्रेशर के थ्रू होता है, कहाँ पे, रोड कंस्ट्रक्शन में काम होता है, या जनरली जो सॉइल है ऐसी। सीप फुट में कोहेसिव सॉइल के लिए नीडिंग एक्शन पे काम करता है, कोर ऑफ अर्दन डैम में जनरली यूज लेते हैं। ऐसे सबका आपको याद रखना है कि कैसा एक्शन से होता है कॉम्पैक्शन, कहां पर काम में लिया जाता है, और कौन सी सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है सी, वाइब्रेशन, वाइब्रेटर्स या वाइब्रेशन से, कंप्लीटली वाइब्रेशन से, कंप्लीटली वाइब्रेशन से। इसमें फिर भी वाइब्रेशन क्या होता है, इंपैक्ट की वजह से बहुत लिटिल होता है, लेकिन ये जो है ये क्या होता है, कंप्लीटली वाइब्रेशन। आपको डायग्राम में दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है कि वाइब्रेशन से कैसे होता है कि इसको या तो ग्राउंड के अंदर डाल देंगे, ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा इंजेक्ट करा दिया, उसके बाद इसको चालू कर दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीसी रोड जब तोड़ते हैं तो एक वाइब्रेटिंग नीडल जैसा होता है, तो इसमें भी हम लोग क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग नीडल जैसा होता है, ग्राउंड के अंदर जाएगा, तो ग्राउंड में जाएगा तो उसमें फिर हम लोग वाइब्रेशन ऑन कर देते हैं, शेकिंग होगी, शेकिंग होने की वजह से जितनी भी एयर है वो रिमूव हो जाती है, और पार्टिकल्स वापस क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। और जनरली जब भी हमको लार्ज एरिया करना होता है, या फिर हमको अगर कोई पोल वगैरह बनाना है या कोई फुटिंग वगैरह बनानी है, तो वहां पर हम लोग इसको कॉम्पैक्शन, इसको वाइब्रो कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रो कॉम्पैक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो ये किसके लिए है, जहां पर वाइब्रेशन वर्ड आ जाए ना, जहां पे देखो एक होता है अक्ल से काम लेना, एक होता है बैल बुद्धि से। अब अक्ल से काम कौन ले रहा है, ये सीप फुट, इसके अलावा लगभग जितने हैं ना वो बैल बुद्धि है, और बैल बुद्धि अपने कहाँ काम होता है, अपने आता है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो वाइब्रो कॉम्पैक्शन जनरली कोहेशन लेस सॉइल, कोहेशन लेस सॉइल, या कह सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। अब देखो कई लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि कोर्स ग्रेन सॉइल को कोहेशन लेस सॉइल बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल को कोहेसिव सॉइल्स बोलते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल्स कौन सी होती है, सैंड एंड ग्रेवल होती है। फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है, क्ले एंड सिल्ट। कई लोगों को ये नहीं पता, तो जिनको नहीं पता बेटा ध्यान रखो इन सब चीजों का, बहुत क्वेश्चन आता है, कभी कभी इतना सरल क्वेश्चन आता है, एक दो तीन बार तो ऐसे सिम पूछा कोहेशन लेस सॉइल्स कौन सी होती, और ऑप्शन दिया हुआ सैंड, सिल्ट, क्ले या नन ऑफ दिस। तो सैंड है, सीधा सा बात है। तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये सरल क्वेश्चन हमको छोड़ने नहीं, फिर बोलोगे हमने बताया नहीं। तो मैं रेगुलर हर लेक्चर में, मैंने लिखाया कहीं नहीं है कि क्वेश्चन लेस को कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते, लेकिन मैंने बोला कम से कम 50 बार तो है, इतने लेक्चर में मैंने 20 लेक्चर में कम से कम 50 बार तो ये वर्ड काम में लिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना कि कितनी बार कोहेसिव बोला है, एडेसिव बोला है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ गया अपना चौथा, देखो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन खत्म हो गया। अब मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन के बाद अपना आएगा टाइप ऑफ सॉइल। देखो अलग अलग सॉइल होगी तो उसके लिए एक्शन भी अलग अलग होगा, तो उस पर इफेक्ट भी अलग अलग पड़ेगा। तो टाइप ऑफ सॉइल, हमने बहुत टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा था सॉइल क्लासिफिकेशन में। तो फोर्थ हो गया अपना टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। अब देखो एक बात सोचो कि अगर आपके पास कोई वेल ग्रेडेड सॉइल है, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कोई वेल ग्रेडेड सॉइल है। अगर वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या है, ये आपको पता है कि सारी साइज अवेलेबल है उसमें, चाहे छोटी से छोटी लेके उसके बीच से लेके एंड तक, ठीक है, सारी साइज अवेलेबल है। अब अगर मैं उसको कॉम्पैक्शन कराऊंगा तो क्या होगा कि बड़े वाला जो सॉलिड पार्टिकल्स उनके बीच में की जो वर्ड्स होगी, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, वेल ग्रेडेड सॉइल्स है, ठीक है, कैसी है, वेल ग्रेडेड सॉइल। अब ये बीच में खाली जगह जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ठीक है,
अब ये बड़े पार्टिकल, अब इनकी जो वॉइड्स है, इनकी वॉइड्स में क्या आ जाएंगे, छोटे पार्टिकल आ जाएंगे। इनकी वॉइड्स में क्या आ गए, ये छोटे पार्टिकल आ गए, ठीक है, क्योंकि वेल ग्रेडेड है। अब देखो, अब इसी की वेल ग्रेडेड में, अब देखो इनके बीच में जो छोटे छोटे स्पेस है उसमें और छोटे पार्टिकल आ गए भाई, और छोटे वाले पार्टिकल आ गए जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई, ये आ गए ऐसे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि धीमे धीमे क्या हो रहा है, वॉइड्स क्या होती जा रही कम, आप लोग देख रहे हो कि वॉइड्स क्या हो रही, धीमे धीमे कम हो रही। अब ये जो है ना, इसमें छोटी छोटी साइज और है, उसमें हम लोग ये लो और छोटे फाइन वाले लगा दिए। चलो मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूं, ऐसे दिख नहीं रहा, तो छोटे छोटे मान लो मैं डॉट लगा रहा हूं। अब ये और छोटे छोटे पार्टिकल आ गए चारों तरफ, तो इससे क्या हो रहा है कि जितनी भी वॉइड्स है वो लगातार क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, पार्टिकल रीअरेंज क्या हो रहा है, आसानी से हो रहा है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का सबसे ज्यादा कॉम्पैक्शन, सबसे आसानी से और सबसे बेस्ट कॉम्पैक्शन हम लोग कोर्स ग्रेन मतलब कौन सी सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल का कर सकते। अगर इसी की जगह होती पुअर ग्रेडेड या यूनिफॉर्म ग्रेडेड, अब पुअर ग्रेडेड या यूनिफॉर्म ग्रेडेड क्या होता है, मैंने बोला था कि सेम साइज हो, क्या हो, सेम साइज। अब सारे अगर ऐसे ऐसे हैं तो इनकी वॉइड्स में कौन आएगा भाई, ये तो खुद ही इतने बड़े, इतना बड़ा इसकी वॉइड में आएगा नहीं, तो क्या रहेगा, वो खाली जगह ज्यादा रहेगी, चाहे कितने रीअरेंज हो जाए। अब ये रीअरेंज होके कितना पास में जा सकते हैं, ये भाई ऐसे हो जाएंगे, ये लो रीअरेंज होके ये आपस में चिपक गए। अब इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना, ये इससे ज्यादा तो ये जा नहीं सकते। लेकिन इसमें देखो, अब इसमें डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो कि आपको खाली जगह कहाँ कम दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कम दिख रही है, जबकि पार्टिकल देखो काफी बड़े बड़े यहाँ पर है। फिर भी तो वेल ग्रेडेड और पुअर ग्रेडेड में आपको सब समझ में आ गया कि सबसे बेस्ट कॉम्पैक्शन किसका हो सकता है, वेल ग्रेडेड सॉइल का, और सबसे घटिया यानी कि पुअर ग्रेडेड का नाम ही पुअर है, तो पुअर ग्रेडेड सॉइल का पुअर कॉम्पैक्शन यानी कि सबसे लोवेस्ट को है। इसका हम लोग कॉम्पैक्शन लगभग करते भी नहीं है, क्योंकि सारी एक साइज, इसको तोड़ना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। क्यों, कारण क्या है कि एक दूसरे की वॉइड में जाने के लिए कोई पार्टिकल है ही नहीं, सारे सेम साइज के, सब एक समान है, सब नेता है, सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, है ना, आजकल तो दिख ही रहा है आप लोगों को जो राजस्थान के हैं, तो वही ये चल रहा है। यहाँ तो क्या है कि कोई पार्षद है, कोई छोटा मोटा विधायक है, कोई मंत्री है, सांसद है, तो बोले मिलजुल के पार्टी चल रही है। यहाँ क्या कि बोले ये बोला मैं सीएम बनूंगा, ये बोला मैं, ये बोला मैं, तो सब आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, खराब बात है। तो वो खराब बात वाली बात है। अब और बात करते हैं कि कोर्स ग्रेन सॉइल, ये तो हमने बात कर ली वेल ग्रेडेड और पुअर ग्रेडेड। अगर मैं बात करूं कोर्स ग्रेन सॉइल में और फाइन ग्रेन सॉइल में कि बेटर कॉम्पैक्शन किसका होगा, तो दिखती सी बात है, बेटर कॉम्पैक्शन होगा कोर्स ग्रेन सॉइल का। क्यों, क्योंकि देखो एक तो फाइन ग्रेन सॉइल में कोहेशन नेचर होता है, तो पहले उसके लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, एक तो उनका जो ऑलरेडी जो बीच का बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इनके बीच में ज्यादा दोस्ती, गहरी दोस्ती, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेम फोर्स पे अगर वही मैं कोहेशन लेस सॉइल में लगाऊं, तो उनके बीच में पहले से कोई दोस्ती है नहीं, अब मैंने जो उनको काम दिया वो कर लेंगे। लेकिन क्या होगा कि कोहेसिव सॉइल से वो बोलेंगे हम क्यों करें, तो वो क्या करते हैं, जनरली विरोध करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें संगठन है, इनका कोई संगठन नहीं, टूटा फूटा, एक को थप्पड़ मारा तो दूसरा तो वैसे ही डर के काम कर लेगा। लेकिन उधर क्या होगा, एक को थप्पड़ मारा, दूसरा उसके सपोर्ट में आ जाता, बोले कैसे मार दिया, मेरा भाई है, तो वो वाला सीन है। तो कोहेसिव सॉइल्स में क्या होता है, कॉम्पैक्शन कम होता है सेम प्रेशर पे इन कंपेरिजन टू कोहेशन लेस सॉइल। अगर मेरे को ग्राफ बनाना हो ना, अगर मेरे को ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट में इसके हिसाब से ग्राफ बनाना हो, तो मैं कैसा बनाऊंगा, देखो अब मैंने क्या बोला, सबसे ऊपर वेल ग्रेडेड, तो ये लो वेल ग्रेडेड कैसे, और मैंने क्या बोला, सबसे घटिया पुअर ग्रेडेड। ठीक है, किसका बोला मैंने, पुअर ग्रेडेड। पुअर ग्रेडेड का जनरली ऐसा बनता है, ठीक है, SP, और ये हो गया वेल ग्रेडेड, SW। ठीक है, अब ये सैंड या ग्रेवल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखो, अब जीरो एयरवॉइड लाइन तो अपने को पता है इधर ही होती है, क्योंकि 100% कॉम्पैक्शन होता नहीं, अपन ने देखा है। इसके बाद अब वेल ग्रेडेड आ गया, इसके बाद मान लो सिल्टी सैंड आ गया, इसके बाद सिल्टी क्ले आ गया। तो अब देखो धीमे धीमे जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती जा रही है, क्या हो रहा है भाई, सैंड से ज्यादा प्लास्टिक कौन सा होता है, सिल्ट, क्योंकि उसका IP कितना होता है 10 से 15, जबकि सैंड का और ग्रेवल का होता है 0। अब मैं बात करूं सिल्टी क्ले, अब सैंडी क्ले, तो क्ले आ गया, क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होता है 15 से 100। तो अब धीमे धीमे, अब मान लो ये हो गया अपना ML हो गया, मान लो लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट। अब मान लो इसी की जगह ये CL है, ये लो कंप्रेसिबल क्ले हो गया,
और अगर हाई कंप्रेसिबल क्ले होगा तो देखो ऐसा। तो जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, एक चीज देखो, प्लास्टिसिटी जैसे जैसे मेरी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ओएमसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ड्राई डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। इधर तो वाटर कंटेंट ही होता है और इधर क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, एयर ड्राई डेंसिटी। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा ये लाइन लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है, तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो मेरा क्या हो रहा है, ओएमसी भी इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं अपन हम लोग, ओएमसी भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो प्लास्टिसिटी इंक्रीज होने का मतलब कोएशन उनके बीच में बॉन्डिंग इंक्रीज ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ओएमसी इंक्रीज हो रहा है और एमडीडी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस ये चीज पूछ लेता है कभी कभी, ये लाइन आपको याद कर लो। समझ गए हो तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज आप इसको याद कर लो। तो ये चीजें हैं अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। क्या पढ़ा अपन ने, 4 चीजें पढ़ी। एक पढ़ा टाइप ऑफ सॉइल, एक पढ़ा मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, एक पढ़ा वाटर कंटेंट, और एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, कितना ज्यादा कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। बस ये आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब ये तो बात कर लिया कि कॉम्पैक्शन को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो अब भाई अगर कॉम्पैक्शन को कोई अफेक्ट कर रहा है तो कॉम्पैक्शन भी तो किसी के वापस अफेक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं किसी को परेशान करूंगा तो वो भी मेरे को वापस परेशान करेगा। तुम्हारी भाषा में उंगली करोगे किसी के तो वो भी तुम्हारे वापस करेगा उंगली, तो वही वाला सीन है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉम्पैक्शन को मतलब जिसको कॉम्पैक्शन अफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन इंजीनियरिंग ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। देखो इसमें से भी बहुत सवाल आते हैं, जितना फर्स्ट वाले में से नहीं आते ना कॉम्पैक्शन के पार्ट्स फर्स्ट में से, इसमें से उससे भी ज्यादा आते हैं। मैंने जानबूझ के इसको डिटेल में लिया है, कई लोग इसको डिटेल में नहीं लेते क्यों, पर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगर देखो समझ में आ जाती है ये सारी चीजें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि जितने पॉइंट्स यहां मैं अब लिखूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रट लेना। अगर समझ में नहीं आए तो कोशिश करना कि एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो उसको, क्या करो दोबारा देख के समझने की कोशिश करो। दोबारा में भी नहीं आया 3 बार देखो, लेकिन समझो उस चीज को। अगर नहीं समझोगे तो ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी, कि रटना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे क्या फर्क पड़ेगा कॉम्पैक्शन का। मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का क्या फर्क पड़ेगा कॉम्पैक्शन। अब उससे पहले मेरे को एक चीज आप बताओ कि ये जो सॉइल है, ये जो हमने कॉम्पैक्शन का कर्व बनाया था वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी में, ये जो ऐसा आया था, इस पे मेरे क्या आया था, यहाँ पे एमडीडी और यहाँ पे ओएमसी। अब देखो ये ओएमसी से जस्ट पहले, ओएमसी से जस्ट पहले जो पॉइंट होगा ना, उसको मैं बोलूंगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। क्या बोलूंगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। ओएमसी से पहले, जस्ट पहले, और ओएमसी के जस्ट बाद में मैं बोलूंगा उसको वेट ऑफ ऑप्टिमम। ये शब्द आप अब ध्यान रख लो, नए शब्द आ गए अपने, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम। यानी कि ओएमसी से जस्ट पहले, यानी कि जब वो सैचुरेट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंच रहा है, उससे जस्ट 1 सेकेंड या कह सकते कुछ पहले जो वाटर कंटेंट होगा उसको मैं बोलूंगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, या सॉइल जिस स्टेट में होगी वो होगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। और एक बार ऑप्टिमम पहुंच गए उसके बाद जो स्टेट होगा उसको बोलूंगा मैं वेट ऑफ ऑप्टिमम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर का है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल का इतना अपन ने एक ही स्ट्रक्चर पढ़ा तो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं खास, लेकिन जो मेनली फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा फाइन ग्रेन पे। फाइन ग्रेन के हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े, एक पढ़ा फ्लोकुलेंट, एक पढ़ा हमने डिस्पर्स्ड। क्या पढ़ा, फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स्ड। अब ये भी हमको पता है कि फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ, लेकिन डिस्पर्स्ड कैसा होता है, एकदम ऐसा वेल अरेंज्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसको ठोकूंगा पीटूंगा, इसको और कॉम्पैक्शन, इस पे और प्रेशर लगाऊंगा तो ज्यादा क्या होगा, ये पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। लेकिन ये तो पहले से ही तरीके में रह रहे, ये क्या तरीके में है कि नहीं, एक लाइन में है, सारे के सारे तरीके से रह रहे। अब इनको और ज्यादा डिसिप्लिन में, इनको और ज्यादा डराऊं धमकाऊं तो क्या होगा, ज्यादा पास में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये जो टेढ़े मेढ़े अरेंज है, ये मैदान में खड़े हैं, कोई लाइन, इन्होंने तो लाइन में खड़े, ये कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। अब जैसे ही पीटीआई सर आए, यानी कि कॉम्पैक्शन आया अपना, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फ्लोकुलेंट, ये क्या होता है फ्लोकुलेंट, ये होता है डिस्पर्स्ड। तो फ्लोकुलेंट पे क्या होता है, ज्यादा असर होता है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्स्ड। अब तो एक बात सोच के देखो, डिस्पर्स्ड किस तरफ होगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की तरफ या ड्राई ऑफ वेट ऑफ ऑप्टिमम।
सोच के देखो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो इधर होगा ना, अब इधर जो है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की तरफ क्या ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इधर होगा फ्लोकुलेंट, ये टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा। लेकिन जैसे ये इधर आए, अब ये क्या हो गए, वेल अरेंज्ड। तो ये है स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे तो लगभग फ्लोकुलेंट रहता है, किसकी बात कर रहा हूं, फाइन ग्रेन सॉइल की, और इधर चला गया तो इधर हो गया अपना डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं और ज्यादा कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दूं, मैंने क्या करा, अब कॉम्पैक्टिव एफर्ट ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है, इनकी ज्यादा लगा दिया, इनकी स्टैंडर्ड से मैं मॉडिफाइड की तरफ चला गया, तो अब ये क्या होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे और क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, और नजदीक आ जाएंगे, इनके बीच का गैप कम कर दिया, तो ये जो होंगे ये भी थोड़े क्या हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े कम हो जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इनका कम हो जाएंगे। तो ये होता है कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने पे भी इनका स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ रहा है, और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम पे भी फर्क पड़ रहा है। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दिया तो फ्लोकुलेशन कम हो जाएगा, फ्लोकुलेंट कम हो जाएंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, और वेट ऑफ ऑप्टिमम पे कर दूंगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम से, तो वो हो जाएगा डिस्पर्ज में, फ्लोकुलेंट क्या हो जाता है, डिस्पर्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीओरिएंटेशन हुआ कि नहीं पार्टिकल्स का, रीओरिएंटेशन, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो रीओरिएंटेशन हो गया, इनकी कॉम्पैक्शन हो गया। तो ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ा। तो वो पूछता है, सवाल क्या पूछेगा कि भाई ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो होता है फ्लोकुलेंट, और वेट ऑफ ऑप्टिमम पे कैसा होता है, डिस्पर्ज होता है। वो पूछ लेता है कि अगर मैंने और ज्यादा कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दिया तो इस पे डिस्पर्ज स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस वॉइड रेशियो और कम हो जाएगा, वॉइड रेशियो और कम हो जाएगा, पार्टिकल और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, बस इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट, परमिएबिलिटी। अब बताओ मेरे को परमिएबिलिटी ज्यादा किधर होगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे कि वेट ऑफ ऑप्टिमम पे। देखो परमिएबिलिटी, मेरे को ये बताओ इधर खाली जगह ज्यादा है कि इधर। अब मेरे को एक बात पता है कि खाली जगह हमेशा फ्लोकुलेंट की तरफ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्स्ड, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, अब देखो इधर क्या है, पार्टिकल्स में वॉइड रेशियो बहुत कम है, पार्टिकल्स को हमने कॉम्पैक्ट करा है। कॉम्पैक्ट का मतलब ही क्या है कि हम लोग पार्टिकल्स को पास पास में ला रहे हैं, ठीक है। तो इधर तो क्या होगा, वापस पार्टिकल्स रीअरेंज हो रहे हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इन पार्टिकल को अगर मैं पीटूंगा, ठोकूंगा, पीटूंगा, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं। एक बार बिखरेंगे उसके बाद रीअरेंज होंगे ना भाई। जैसे पीटी सर आते हैं, मान लो मैदान में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे पीटी सर आते थे एक बार सारे बच्चे इधर उधर भागते थे, फिर जाके वो क्लास में या कहीं लाइन बना के खड़े होते थे, एक बार तो तितर बितर हो जाते थे, पूरा यूं वो मच जाता था हाहाकार टाइप। तो इनमें क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। जैसे ही मैंने कॉम्पैक्शन करना स्टार्ट करा, इनमें क्या मच गया, हाहाकार मच गया। तो ये क्या हो गया, पार्टिकल तितर बितर हो गए, टूट, कोई इधर चला गया कोई उधर। तो इनका क्या है कि पूरा अरेंजमेंट बिखर गया, मतलब ब्रेक हो गया, ओरिएंटेशन क्या हो गया, कंप्लीटली ब्रेक। अब ओरिएंटेशन कंप्लीटली ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो परमेबिलिटी इधर होती है ज्यादा और इधर होती है कम, ठीक है। अब इधर तो धीमे धीमे क्या होएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन एक बार बिखरा है, बाद में तो क्या होगा, सही होता जा रहा है। अब भाई यहां से यहां तक आया जब तक मैं, तो ओरिएंटेशन पहले ऐसा था, तो यहां पर आता आता ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा कम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो धीमे धीमे ओरिएंटेशन सही हो रहा है, तो धीमे धीमे क्या हो रहा है, मेरी क्या हो रहा है कि अपने परमेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और इधर इधर क्या होगा कि पहले क्या था, पहले क्या था, यहां पर मान लो वॉइड रेशियो काफी ज्यादा था, अब मैंने और कॉम्पैक्शन करा तो पार्टिकल क्या आने लगे और ज्यादा पास पास में। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा तो इधर क्या होगा, अपनी परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन। क्योंकि क्या है देखो, अब यहाँ पे भी अभी तक रीओरिएंटेशन हुआ, कंप्लीट रीओरिएंटेशन तो यहाँ जाके हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी रीओरिएंटेशन हो रहा है। तो क्या शुरुआत में परमेबिलिटी इंक्रीज होती, लेकिन इधर कभी भी इंक्रीज होके भी कभी भी इस ड्राई ऑफ ऑप्टिमम के बराबर नहीं पहुंच पाती। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरफ ज्यादा होती, इधर क्या होती है, परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इस तरफ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दो चीज ध्यान रखनी है कि परमेबिलिटी के इज ऑन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम क्या होता है, ज्यादा, और इज कंपेरिजन टू वेट ऑफ ऑप्टिमम। क्यों, क्योंकि इधर हाहाकार मच गया पीटी सर के आते ही, और इधर ये लाइन बन गई, ठीक है। लाइन बनने के बाद की बात है, वो ये पूछ रहा है पीटी सर आते ही कैसा हुआ, और ये पूछ रहा है बाद में क्या हुआ, 5-10 मिनट बाद। तो 5-10 मिनट बाद ऐसा हो गया, ठीक है। अब एक पूछ लेता है कि परमेबिलिटी किधर इंक्रीज होती है और किधर डिक्रीज होती है। तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं परमेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। वेट ऑफ ऑप्टिमम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे उधर जाते जाएंगे, अब क्या होगा, सॉइल सैचुरेशन की तरफ भी बढ़ रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीमे धीमे
परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, के इंक्रीज, ठीक है। और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में के क्या होता है, ऐसे पूछ लेते के होता है डिक्रीज, लेकिन कुछ भी कंडीशन कर लो के कितना भी डिक्रीज हो जाए वेट ऑफ ऑप्टिमम से कभी भी कम नहीं होगा, वेट ऑफ ऑप्टिमम से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट है पोर वाटर प्रेशर। अब बस अब सारे सरल सरल खेल है, अब ये दो ही मेन तो क्या दिक्कत बच्चों को परमेबिलिटी वाले में आ जाता है, पोर वाटर प्रेशर। अब पोर वाटर प्रेशर मैंने क्या बताया था कि पानी की वजह से जो प्रेशर है, अब जिस तरफ ज्यादा पानी होगा उसी तरफ ज्यादा प्रेशर होगा, तो पानी भाई किधर है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि इधर तो हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सरल चीज है। तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लो स्वेलिंग पूछे कि स्वेलिंग ज्यादा किधर होगी, स्वेलिंग या श्रिंकेज ज्यादा किधर होगा। पहले श्रिंकेज देख लेते हैं। अब श्रिंकेज ज्यादा कहां होगा, जहां पर पानी ऑलरेडी ज्यादा है। भाई श्रिंकेज का मतलब क्या, सिकुड़ेगा। अब कौन सी सॉइल सिकुड़ेगी, जहां पर पानी ज्यादा वो ज्यादा सिकुड़ेगी, या जहां पानी कम है, तो जहां पानी ज्यादा है वो ज्यादा सिकुड़ेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये इस वाली सेम वेट ऑफ ऑप्टिमम में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ड्राई ऑफ ऑप्टिमम श्रिंकेज, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अब मैं बात करूं अगर स्वेलिंग की, स्वेलिंग ज्यादा किधर होगी। अब स्वेलिंग किधर ज्यादा होगी, इधर की इधर। अब इधर पार्टिकल बिखरे हुए, इधर अरेंज्ड है, इधर पानी दिया ये फिर बिखर गए, इधर इनको थोड़ा सा भी पानी मिला ये क्या होगा, फिर बिखर गए। क्यों, क्योंकि इधर पहले से पानी कम था, इधर क्या है पार्टिकल बिखरे हुए हैं। मैंने की पीटी सर ने बॉल फेंक दी, क्रिकेट खेलो या फुटबॉल फेंक दी खेलो, तो ये और बिखर गए, इनको हवा मिल गई। लेकिन इधर अगर रीअरेंज ऑलरेडी अरेंज है, अब बोला खेलो, तो उनको क्या टाइम लगेगा। तो स्वेलिंग ज्यादा किस में होगी, इस तरफ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, या हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं भाई पानी कम है तो और पानी अगर पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्वेलिंग जिसमें पानी कम होगा उसमें और ज्यादा होगी। इसमें तो ये तो ऑलरेडी पहले वर्ष से थोड़ा बहुत स्वेल हो चुका है, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में स्वेलिंग ज्यादा होगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में वेट ऑफ ऑप्टिमम के कंपैरिजन में स्वेलिंग क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। ये देखो सारे के सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, मैं इसीलिए करा रहा हूं, मेरे को कोई मजा नहीं आता ज्यादा पढ़ाने में, ठीक है ना। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी, डेरिवेशन नहीं आता तो मैं कोई डेरिवेशन कराता भी नहीं हूं, है ना। अब कंप्रेसिबिलिटी, इसमें भी एक ऐसा प्रॉक्टर नीडल मेथड था, वो मैंने आपको नहीं कराया, तो उसका कोई यूज नहीं इसलिए नहीं करा। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी भाई, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा इसकी होगी कि इसकी होगी। अगर स्ट्रेस लेवल कम है, यानी कि लोड में कम लगा रहा हूं, तो इनको तोड़ना मेरा क्या है, मुश्किल है। इनको तोड़ना क्या है, ये क्या है, इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, ये डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। तो अगर मैं कम, कोई ऐसा टीचर होता है जो डांटता कम है, जो कम डांटता उसकी ये सुनते हैं क्या, बदमाश बच्चे क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं नहीं सुनते। लेकिन ये डिसिप्लिन वाले होते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं, चाहे कम डांटो ज्यादा डांटो, ये तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो लोअर स्ट्रेस पे क्या होगा, लोअर स्ट्रेस पे क्या होगा, लोअर स्ट्रेस यानी कि जोर में कम लगा रहा हूं, तब मेरा क्या होगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे क्या होगा कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम क्या होगा, कम कंप्रेस होगा इन कंपैरिजन टू, अब ऐसे लिख देता हूं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और ये वेट ऑफ ऑप्टिमम। लोअर स्ट्रेस पे ये लेस होगा और ये क्या होगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। लोअर स्ट्रेस यानी कि जो टीचर कम डांटता उसकी ये लोग कम सुनते हैं, ये ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। उनको तो वैसे ही सुननी है भाई, वो तो सीधे बच्चे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्रेस लगा दिया मोर, अब क्या है, टीचर भी बच्चों का जैसा आ गया, कोई खड़ूस टीचर आ गया, ठीक है। जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैं बड़ा खड़ूस आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ज्यादा फर्क इस पे पड़ेगा कि उस पे। अब तो भाई टीचर, खड़ूस टीचर को भी पता होता कौन से बच्चे घटिया है, या जो कौन से बच्चे बदमाश है। घटिया तो अलग वर्ड हो जाता है, कौन से बच्चे बदमाश है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा जोर इन पे, इनको अब ये जो ज्यादा बिगड़े हुए होंगे उन वही सुधरेंगे ज्यादा। भाई ये तो कम बिगड़े हुए हैं, तो बिगड़े हुए नहीं तो सुधरेंगे क्या। तो लोअर स्ट्रेस पे ये क्या हो जाएंगे, हायर स्ट्रेस पे ये क्या होंगे, ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, ज्यादा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं अपन ने, ये कॉम्पैक्ट एफर्ट बढ़ाया तो क्या हो गया, ज्यादा कंप्रेस हो गए, तो मोर हो जाएगा इधर, और इधर क्या होगा, लेस, क्योंकि ये तो पहले से ही है सही।
तो ये चीज है अपने कंप्रेसिबिलिटी पे। अब बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ किधर होगा, ऊपर लिख लेते हैं। अब स्ट्रेंथ ज्यादा किधर होगी, लास्ट पॉइंट है ये, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत ज्यादा कौन होगा। अब सोच के देखो, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड की तरफ मजबूत होगा कि वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड। तो स्ट्रेंथ हमेशा किधर ज्यादा होगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। क्यों, क्योंकि इधर पार्टिकल के बीच में पहले से कुछ ना कुछ बॉन्ड है, लेकिन ये तो अभी नए नए दोस्ती बनी, नई नई क्लास में आए, ये तो क्या पहले से ऐसे ही थे, तो इनके बीच में पहले से बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड होगा तो पहले से, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रांग है। कौन स्ट्रांग है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम क्या है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की ज्यादा इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ ऑप्टिमम। क्यों, क्योंकि इनका तो पहले से कई सालों से ऐसे है भाई, इनको तो बाद में तोड़ रहे ना, ये तो अभी नए नए बने, तो सीधी बात है स्ट्रेंथ इधर ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू उधर। उधर बॉन्ड बनने में समय लगेगा, आपस में दोस्ती यारी होने में समय लगेगा, ठीक है। तो अब पूछ लेते, कभी कभी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में सॉइल कैसी होती है, वो होती है ब्रिटल। क्या होते हैं, ब्रिटल। अगर इधर ब्रिटल है तो इधर क्या हो जाएगी, डक्टाइल, ठीक है। और क्या पूछ लेते हैं इधर, हाँ ई की वैल्यू पूछ लेते हैं। ई इधर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ई इधर, ठीक है, यानी कि इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, तो ई इधर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पूछ लेते हैं। अगर इनको मैं एक टेबल के फॉर्म में बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बना देता हूं एक फाइनली टेबल, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्लेसमेंट वाटर कंटेंट, इसके बाद अपना कॉम्पैक्शन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग कॉम्पैक्शन के बाद में करेंगे, अगला चैप्टर 2-3 हो जाए, जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ हो जाए अपना, और अपना कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद साथ में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे देखो, इधर एक तो ये लिख देते हैं ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, इधर लिख लेते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम, और इधर अपन ने ये जो 7 प्रॉपर्टी पढ़ी, सबसे पहले क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर। इधर कैसा होता है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में, फ्लोकुलेंट, इधर होता है डिस्पर्स्ड, अपन ने पढ़ा, ठीक है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब बात करें परमेबिलिटी, पढ़ा। इसके बाद परमेबिलिटी का किधर पढ़ी थी, इधर ज्यादा पढ़ी थी मोर, और इधर पढ़ी थी अपन ने लेस। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पोर वाटर प्रेशर यानी कि यू पढ़ा। यू किधर था, इधर लेस, क्योंकि इधर पानी कम था, इधर ज्यादा था, इधर पानी ज्यादा था। फिर हमने पढ़ा श्रिंकेज, श्रिंकेज ज्यादा कहाँ हुआ था, अपने पानी यहाँ ज्यादा था तो यहाँ श्रिंकेज ज्यादा हुआ था, यहाँ कम हुआ था। फिर बात करी थी स्वेलिंग, इसके पास, गरीब के पास कुछ था नहीं, इसको मिला तो ये ज्यादा घमंडी हो गया, तो ये मोर हो गया, और ये अपने लेस हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज किस में हुआ, तो कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा एक तो लो स्ट्रेस और एक हाई स्ट्रेस पे। तो लो स्ट्रेस पे तो ये लेस था और ये मोर था, और हाई स्ट्रेस पे ये मोर था, बदमाश टीचर आया तो, और ये लेस था। और उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या था, अपने इधर क्या थी, हाई थी, और इधर क्या था, लो। क्यों, क्योंकि इधर पहले से बॉन्ड है, इधर कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट प्लेसमेंट वाटर कंटेंट। प्लेसमेंट वाटर कंटेंट का मतलब है कि हम जब फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम लोग ये वाटर कंटेंट को किस तरफ रखें, ऑप्टिमम पे रखें या ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे या वेट ऑफ ऑप्टिमम पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम लोग सॉइल को एक्चुअली ग्राउंड में कॉम्पैक्ट करें तब हम लोग अपने जो वाटर कंटेंट है उसको किस तरफ रखें, ये डिसाइड करना है अपने को, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाटर कंटेंट नेक्स्ट टॉपिक है, प्लेसमेंट वाटर कंटेंट। ठीक है। अब अगर मेरे को सबसे पहले मान लो मेरे को बनाना हाईवे है ना, मेरे को क्या बनाना, हाईवे यानी कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन बनाना है, पेवमेंट बनाना है। अब पेवमेंट क्या होगा, ग्राउंड पे होगा। पेवमेंट कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा, यानी कि अर्थ के ग्राउंड लेवल पे। अब ग्राउंड लेवल पे है तो मान लो पानी भी आ रहा है वहां पे, भाई बारिश हो गई या इधर उधर से पानी फ्लो होके हुआ है, तो क्या होगा कि मान लो उसके अंदर पानी चला गया और अगर वो स्वेल हो गया, स्वेलिंग हो गई, पेवमेंट नीचे से मिट्टी जो थी वो स्वेल हो गई, तो स्वेल होएगी, ऊपर फोर्स लगाएगी, ऊपर अपने कंक्रीट या
कोई भी अब बिटुमिनस रोड है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसमें क्या आएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पानी आया, अब ग्राउंड वाटर तो हो सकता है ऊपर भी आ जाए, या जो बारिश वाला पानी वो नीचे गया तो पेवमेंट के अंदर चला गया। तो ये जैसे रोड है अपनी, ये रोड है, इसके नीचे ये मान लो ये वाली सॉइल है, ये इतनी अपने सॉइल है, ऊपर यहाँ तक बिटुमन। तो इस सॉइल के अंदर मान लो पानी या तो यहाँ से जा सकता है या यहाँ नीचे से जा सकता है। तो कैसे ही करके इसके अंदर पानी चला गया। अब पानी चला गया तो ये क्या होएगा, स्वेल होएगा। स्वेल होएगा तो ये क्या करेगा, फूलेगा, तो ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ऊपर अपने ये जो बिटुमन या कॉन्क्रीट रोड है इस पे फोर्स लगाएगा तो इस पे क्या आएगा, क्रैकिंग्स आएगी। क्यों, अब क्रैकिंग्स आ गए तो क्या हुआ, स्वेलिंग क्या हो रहा है, मतलब अगर मेरा ये पेवमेंट कम स्वेल हुए, मैं क्या कह रहा हूं, पेवमेंट मेरे को क्या चाहिए कि ऐसा चाहिए कि स्वेलिंग इसमें कम से कम हो। तो स्वेलिंग कम से कम हो, एक तो हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि पहले से ही सैंड या ग्रेवल डालते हैं नीचे। फिर भी सैंड या ग्रेवल के नीचे मान लो कोएसिव सॉइल तो कहीं ना कहीं तो है ही। तो हम लोग जनरली इसको हम लोग रखते हैं किधर, क्योंकि स्वेलिंग कम चाहिए मुझे। स्वेलिंग कम किधर होती है, देखो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में या वेट ऑफ ऑप्टिमम में। स्वेलिंग कम किधर होती है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में या वेट ऑफ ऑप्टिमम में। मेरी स्वेलिंग कम होती है वेट ऑफ ऑप्टिमम में। तो मैं हमेशा इसको क्या रखूंगा, पहले से वेट ऑफ ऑप्टिमम में। ऑप्टिमम क्यों, क्योंकि मेरे को लेस स्वेलिंग चाहिए, लेस स्वेलिंग रिक्वायरमेंट है। लेस स्वेलिंग क्यों, क्योंकि अगर ये बाद में स्वेल हो गया, पानी आने की वजह से ज्यादा फूल गया, ज्यादा कमेंट हो गया, तो इसको ये फिर ऊपर वाला जो भी पेवमेंट है अपना, जो एक्चुअली अपने को दिख रहा है कॉन्क्रीट या बिटुमन का, उसको दिक्कत कर देगा। तो ये कह सकते हैं सब ग्रेड ऑफ पेवमेंट, ये सब ग्रेड है, पेवमेंट सब ग्रेड भी बोल सकते हैं, इनकी जो नीचे सॉइल है। उसके बाद ये हो गया। अब मान लो मेरे को बनाना है कोई डैम, डैम मान लो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब, एक तो मैंने आपको बताया था अर्दन डैम। अर्दन डैम में मैंने बताया कि बीच में इम्परवियस कोर होती है, लेकिन होमोजीनियस पूरा एक समान है। इसमें मतलब ये पूरा कोई डैम है, ये पूरा एक जैसा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पूरा एक जैसा है, ठीक है। अब एक जैसा है, अब पानी इधर से आएगा, ये आप स्ट्रीम साइड है मान लो, अब पानी इधर से आएगा, पानी का प्रेशर लगेगा डैम पे, पानी का प्रेशर लगेगा बहुत ज्यादा, डैम के पीछे पानी बहुत होता है तो प्रेशर भी बहुत आता है। तो मेरे को ये डैम कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। मुझे ये डैम कैसा चाहिए कि ये पीछे जो पानी आ रहा है उसको झेल ले, यानी कि स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग चाहिए तो मेरी स्ट्रेंथ हाई किस तरफ होती है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की तरफ। तो मेरी किधर होती है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ चाहिए, हाई स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे को अगर अर्दन डैम बनाना हो तो कोर ऑफ अर्दन डैम की बात कर रहा हूं मैं, कोर ऑफ अर्दन डैम। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो डैम है इसके बीच में मैंने एक इम्परवियस कोर, अब ये कोर का शेप कैसा भी हो सकता है, अब ये इम्परवियस कोर है। अब इम्परवियस कोर मैंने क्या बोला, इसमें से पानी नहीं जाना चाहिए। इम्परवियस कोर का मतलब है पानी नहीं जाना चाहिए। पानी नहीं जाना चाहिए यानी कि मेरे को परमेबिलिटी क्या चाहिए, कम या ज्यादा, तो मेरे को चाहिए परमेबिलिटी लेस। लेस चाहिए यानी कि मैं बनाऊंगा वेट ऑफ ऑप्टिमम, मेरे को पानी जाना ही नहीं चाहिए। वेट ऑफ ऑप्टिमम यानी कि लेस परमेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। अब बोलोगे किसी के दिमाग में आएगा, सर इम्परवियस कोर तो आपने बना दी वेट ऑफ ऑप्टिमम में, और बाहर वाला किधर बनाओगे, बाहर वाला भी तो वेट ऑफ ऑप्टिमम में बनेगा। क्यों, क्योंकि बाहर वाले में मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए, सॉरी तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में बनेगा। अंदर वाला वेट ऑफ ऑप्टिमम में और बाहर वाला किस में बनेगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में। क्यों, क्योंकि मेरे को हाई स्ट्रेंथ चाहिए। तो ऐसे पूछ लेते हैं आउटर एरिया ऑफ अर्दन डैम, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में। क्यों, क्योंकि हायर स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसके साथ ही मेरा कॉम्पैक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शेयर स्ट्रेंथ या कंसोलिडेशन, ठीक है। तो जैसे मेरा मूड होगा वैसे पढ़ा देंगे। तो तब तक के लिए प्लीज जो जिसको भी अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। और देखो राजस्थान जेईई का पेपर बहुत सरल आएगा, ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं आता। पिछली बार भी बहुत सरल आया था। तो कट ऑफ इसलिए कह रहा हूँ हाई जाएगी, हाई कट ऑफ जाएगी, यानी कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो ज्यादा मेहनत करो और जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन से लगाओ। हर सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो। हमारे यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत कहाँ है, सब कुछ मिलेगा। नोट्स भी मिलेंगे मेरे खुद के। अब देखो सॉइल के नोट्स क्या है, मेरे थोड़े ज्यादा इलेबरेट है कि पूरा एकदम थ्योरेटिकली भी ये सब कुछ है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। तब तक के लिए प्लीज
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.